कल हमने रेजोनेंस वाला पार्ट देखा था एंड रेजोनेंस में हमने देखा था कि एलसी दैट इज इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज कंपल्सरी। इंडक्टर एंड इज कंपल्सरी। और फिर हमने फ्रीक्वेंसी देखी थी, इट इज 1/√LC। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि एलसी ऑसिलेशंस क्या होते हैं। तो हमने अभी तक जो पार्ट पढ़ा है, हमें दो चीजें पता है। कौन सी सर? बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैन स्टोर एनर्जी। सही है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों भी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर एखादा कोई सर्किट, और ये भी पता है इन अ साइकिल इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन for inductor and capacitor is 0। याद है, हमने ये डायग्राम देखी है। अब देखो, अगर if a charge capacitor, कैपेसिटर अगर चार्ज है, कैपेसिटर चार्ज है तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, is connected to inductor, then charge on capacitor and current in the circuit exhibit phenomenon similar to oscillation। ठीक है, अगर कोई चार्ज कैपेसिटर इंडक्टर को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर का चार्ज या सर्किट का करंट ये ऑसिलेट होता है। ऑसिलेशंस कैसे होते हैं? मीन वैल्यू से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड नेगेटिव साइड। ये वैल्यू बेसिकली मीन वैल्यू के आजू बाजू में ऑसिलेट होते रहती है। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न यहाँ पर एलसी ऑसिलेशंस में ऑब्जर्व होगा। हाँ, ये कहाँ पर होने वाला है? इट इज ऑब्जर्व्ड इन सर्किट हैविंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर ओनली, क्योंकि फिर पावर कंजर्व होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्व होगी। यहाँ पर रेजिस्टर रहा तो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट डेसिपेट होगी और धीरे धीरे ये एनर्जी खत्म हो जाएगी, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ठीक है, इस प्रकार से इंडक्टर एंड कैपेसिटर जहां पर है, हमारा कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज है और उसको अगर हम इंडक्टर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑसिलेशंस ऑब्जर्व होगी। ठीक है क्या?
तो देखो स्टेप 1 ध्यान में रखो, पहले क्या किया हमने, चार्ज कैपेसिटर is connected to इंडक्टर। इसको इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा, पहले जो चार्ज स्टोर्ड है ये चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। सो मोमेंटरीली यहाँ पर करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव और चार्ज कम होते जाएगा। क्या सही है? द मोमेंट circuit is complete, charge will start decreasing and current will start increasing। चार्ज डिक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम कहते हैं तो ये करंट फ्लो होने वाला है I, let I and Q be the current and charge at time t, ठीक है। तो देखो इस केस में ये करंट जो फ्लो होने वाला है, पहले पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, V पोटेंशियल है, धीरे धीरे ये पोटेंशियल कम होते जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी लिखा है कि चार्ज डिक्रीज हो रहा है और करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, di/dt ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सो अगर करंट बढ़ रहा है, इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर इसको अपोज करेगा, ये करंट बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि पहले करंट नहीं था, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था, अब करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, इंडक्टर अपने थ्रू के फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है, और इसलिए ये करंट जो बढ़ रहा है, तो अपना इस सर्किट में अगर केसीएल लगाते हैं, केवीएल लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो ये जो पोटेंशियल रहेगा Q/C, इंडक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट करेगा, This should be equal to 0. सही है। बट देखो ये देखो, इसे मैं थोड़ा अब रीअरेंज कर, ये रिलेशन आपको देगा di/dt प्लस Q/LC, ठीक है, प्लस Q/LC इज इक्वल टू 0। सर ऐसा क्यों, ऐसा
DI बाय करंट कितना रहेगा? करंट की वैल्यू कितनी रहेगी? तो करंट की वैल्यू रहेगी dq बाई dt माइनस dq बाई dt। क्यों सर ऐसा? देखो यहाँ का, एक सेकंड में इसे अपन नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं, मतलब सभी चीजें साथ में आएगी। कितना रिलेशन हमने लिखा है? q बाय सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। अब देखो Q कम हो रहा है और करंट इंक्रीज हो रहा है, सो कि हमें करंट के चेंज को डी आई बाई डी टी, ये पॉजिटिव है, करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब ये पॉजिटिव है, बट करंट रहता है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, सो अब देखो करंट पॉजिटिव है, चार्ज कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। दैट इज करंट इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। कम because charge is decreasing and current is increasing, so minus dq by dt will be current। सही है, सो ये रिलेशन बन जाएगा। अब देखो q by c माइनस एल डी डी टी ऑफ माइनस dq by dt इक्वल टू 0। करंट इंक्रीज हो रहा है मतलब di by dt पॉजिटिव है, q डिक्रीज हो रहा है, इसे पॉजिटिव, क्यू डिक्रीज हो रहा है, सो डी क्यू की वैल्यू निगेटिव रहेगी। फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए इसके साथ माइनस साइन लगाएंगे, तभी जाकर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव आएगा। क्या सही है क्या? हाँ सर। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी क्यू अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस, देखो एल से डिवाइड कर रहा हूँ, क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू 0। आपको ध्यान में आएगा सर, ये हमारे ऑसिलेशंस के रिलेशन जैसा है, देखो देखो हमारे पास रिलेशन है, ऑसिलेशंस किसके कारण होते हैं? स्प्रिंग के कारण। सो फॉर एग्जांपल आई कैन राइट एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, बट एफ को मुझे लिखना पड़ेगा मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को मैं लिखूंगा डीवी बाई डी टी, और वेलोसिटी को लिखूंगा मैं डी एक्स बाई डी टी। क्या सही है? क्या ये रिलेशन भी वैसे ही है? डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस एल सी इंटू क्यू, क्यू क्यू एक्स एक्स, और फिर आपने यहाँ पर लिखा था k बाय एक्स को ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू आप कहते हो अंडर रूट के बाय एक्स, वैसे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन एल सी। क्या सही है? This relation is similar to which is relation for simple harmonic oscillator। ठीक है, with omega naught equal to 1 upon LC and
Solutions for such relation. Can be given by Q equal to Qm cos of omega naught t plus phi. ठीक है, can be given by Q equal to Qm cos omega naught t plus phi. क्या सही है? देखो क्या कह रहे हैं हम, कहां से कहां तक पहुंचे। हमने एक सिंपल एलसी ऑसिलेशन की केस कंसीडर की और हमने कहा कि देखो जब कभी भी, एक तो हमें ये इंफॉर्मेशन पता है, कौन सी सर, कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करते हैं और ओवर अ साइकिल पावर कंजम्पशन जीरो रहेगा। ठीक है, और फिर हमने कहा कि अगर कोई चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इंडक्टर, देन चार्ज ऑन कैपेसिटर and current in circuit shows the phenomenon similar to oscillation, and that's why it is called as LC oscillation. ठीक है, फिर क्या कहा, क्या किया हमने, एक चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर को कनेक्ट किया, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज है, तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे ये करंट और चार्ज दो होने लगेगा। अब देखो चार्ज यहाँ का कम हो रहा है और सर्किट का करंट 0 to I इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस सर्किट में अगर हम वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो Q by C minus L di by dt equal to 0. This is potential difference across capacitor. This is potential difference across inductor. अब इसी रिलेशन को फिर आगे लेकर गए Q by C minus L di by dt, बट देखो हमारे पास क्या अवेलेबल है, चार्ज जब कम होता है तब करंट इंक्रीज होता है। सो हम कह रहे हैं di by dt ये पॉजिटिव रहेगा बिकॉज करंट इज इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही है, पर करंट होता है dq by dt। ठीक है, अब चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज के साथ क्या हो रहा है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, सो ये वाला पार्ट निगेटिव रहेगा, करंट का चेंज पॉजिटिव है, इसलिए इसे पॉजिटिव करने के लिए ये निगेटिव साइन यहाँ पर ऐड हुआ, और फिर हमारा रिलेशन बन गया, देखो माइनस माइनस प्लस हो गए, एल से डिवाइड किया तो d2q अपॉन dt स्क्वायर प्लस q अपॉन एल सी इक्वल टू 0। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जैसा इक्वेशन है जहां पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रहेगी 1 अपॉन एल सी। ठीक है, इसलिए ओमेगा नॉट की वैल्यू हो गई 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और ऐसे रिलेशन का हमने सॉल्यूशन देखा था, हमने दिया था वहां पर x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस पाई। सो वहां पर x वेरी हो रहा था, यहाँ पर चार्ज वेरी हो रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन आ जाएगा q इक्वल टू qm cos ओमेगा t प्लस पाई। और अगर ऐसा है तो हमारे सर्किट का करंट आ जाएगा ये रिलेशन आ जाएगा I इक्वल टू qm dt ऑफ cos ओमेगा t प्लस पाई, cos का डेरिवेटिव आ जाएगा sin ओमेगा t प्लस पाई इंटू ओमेगा। ठीक है, और I है माइनस डी क्यू बाई डी टी, ये माइनस साइन रहेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। आप इसे लिखोगे I इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इनटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई, वेयर I am इक्वल टू ओमेगा नॉट टी है, ओमेगा नॉट इनटू क्यू एन। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही। अब देखो चार्ज ये भी कोई तो कॉस का फंक्शन है और करंट ये भी कोई साइन का फंक्शन है,
and both cos and sin are periodically oscillating functions. साइनोसॉइडल फंक्शंस है जिनकी वैल्यू +1 -1 के बीच में वैरी होती है, तो ये चार्ज प्लस UM माइनस QM के बीच में वैरी होगा, ये करंट प्लस IM माइनस IM के बीच में वैरी होने वाला है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, इसको ऑसिलेशन क्यों कहा है? इसको ऑसिलेशन इसलिए कहा है क्योंकि हमें दो चीजें पता है। कौन सी सर? एक, कैपेसिटर ने स्टोर की हुई एनर्जी, एनर्जी कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और इंडक्टर में मैकेनिकल एनर्जी होती है। कैपेसिटर की एनर्जी होती है हाफ CV² या V को आप Q/C लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा हाफ Q²/C। ठीक है, और शुरुआत में जब ये चार्ज है तो यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज स्टोर है, तो यहाँ पर स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगी हाफ QM²/C। ठीक है, तो अब देखो थोड़े समय के बाद यहाँ का चार्ज 0 हो जाएगा, तो इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। उतने समय में ये पूरी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब चार्ज 0 हो गया, यहाँ पर फ्लक्स है, चार्ज 0 हो गया, पोटेंशियल 0 हो गया, तो करंट फ्लो होना बंद होगा। तब इंडक्टर क्या करेगा? तब इंडक्टर करंट को कम नहीं होने देगा, इंडक्टर करंट को कम नहीं होने देगा, और उसके कारण क्या होने वाला है, फिर इंडक्टर अपने पास की स्टोर्ड एनर्जी देते रहेगा। देखो हाँ, इसको जरा समझ लो। ये पूरा चार्ज है, करंट फ्लो होने लगा, करंट एस्टेब्लिश हो रहा है 0 to 1। ठीक है, अब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, V इक्वल टू क्या होता है, Q/C। तो देखो जैसे जैसे ये करंट फ्लो होने लगेगा ये चार्ज कम होते जाएगा। करंट के साथ क्या हो रहा है, करंट 0 to I इंक्रीज हो रहा है, उस मोमेंट पर चार्ज QM से 0 की तरफ डिक्रीज होगा। अब जैसे चार्ज डिक्रीज होगा पोटेंशियल भी कम होते जाएगा, और धीरे धीरे एक केस आ जाएगी, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, चार्ज मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, ये चार्ज 0 और करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया। अब करंट के लिए करंट 0 हो गया, चार्ज 0 हो गया, तो पोटेंशियल हो जाएगा इस केस में पोटेंशियल कम हो रहा है। अब पोटेंशियल कम हो रहा है तो चार्ज को फ्लो होने के लिए जो एनर्जी जरूरी है वो कम होती जाएगी। सो अब इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर ये आपकी इनर्शिया जैसे काम करता है। इंडक्टर का प्रॉब्लम क्या है, इंडक्टर कहेगा कि सर मेरे अक्रॉस का करंट, उसके कारण एसोसिएटेड फ्लक्स, ये सब कम नहीं होना चाहिए, वो रेजिस्ट करता है चेंज को। सो अब ये क्या करेगा, इसके पास अब करंट आई है, पहले 0 था, तो पहले इंडक्टर की एनर्जी 0 रहेगी। अब करंट आई है तो इसके पास हाफ Li² इतनी एनर्जी अवेलेबल है। ये अब करंट को कम होने से रोकेगा और अपने पास स्टोर्ड एनर्जी ये करंट को फ्लो के लिए सपोर्ट करते रहेगा। सो अब करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होते होते यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस माइनस चार्ज जमा हो जाएगा।
अब ये करते करते क्या होगा, इंडक्टर की एनर्जी कम होने लगेगी। इंडक्टर की एनर्जी कम होने लगेगी, तो अब पार्ट 2 में ये करंट जीरो की तरफ जाने लगेगा। चार्ज अब माइनस क्यू एम बनते जाएगा इस साइड पर, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ का चार्ज माइनस क्यू एम बनते जाएगा और पोटेंशियल अब रहेगा माइनस क्यू एम अपॉन सी। अब पोलैरिटी निगेटिव होने लगेगी और इसके पास स्टोर्ड एनर्जी ये पूरी चली जाएगी और फिर से इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होगी। अब कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हो गई, इंडक्टर की एनर्जी खत्म हो गई, ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेजने लगेगा। अब करंट 0 टू माइनस आई तक बढ़ेगा। अब करंट माइनस आई तक बढ़ेगा, ये चार्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा, पोटेंशियल धीरे धीरे जीरो की तरफ जाने लगेगा और फिर ये कंडीशन आ जाएगी कि यहाँ का चार्ज फिर से जीरो हो जाएगा और अब ये जो एनर्जी, ये कैपेसिटर फिर से चार्ज हो गया था, उसके पास हाफ क्यू एम स्क्वायर अपॉन सी इतनी एनर्जी थी, वो एनर्जी कम होते जाएगी, उसका पोटेंशियल फिर से जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो होगा तो अब करंट का फ्लो होना कम होने लगेगा। जैसे ही करंट का फ्लो होना कम होने लगेगा, ये इंडक्टर चाहेगा कि उसके अक्रॉस का करंट, सो दैट उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स ये चेंज ना हो, और इसलिए अब ये करंट को कम होने नहीं देगा, ये करंट को सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये करंट को सपोर्ट करेगा तो इसलिए ये अपने पास स्टोर्ड एनर्जी दे देगा। करंट फिर से वैसे ही स्टोर्ड हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो अब ये कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगेगा, धीरे धीरे इंडक्टर की एनर्जी खत्म होगी, ये करंट फिर से जीरो की तरफ जाएगा, चार्ज अब क्यूएम की तरफ जा रहा है एंड पोटेंशियल क्यूएम अपॉन सी दैट इज वी मैक्स की तरफ जा रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं ये करंट एंड ये नीचे वाला चार्ज ये अपने मीन पोजीशन विच इज जीरो के अबाउट ऑसिलेट होते हैं। देखो ये ऑसिलेट हो रहे हैं क्या? हाँ सर, मीन वैल्यू जीरो, प्लस आई माइनस आई जीरो, मीन वैल्यू जीरो, माइनस क्यू एम प्लस क्यू एम माइनस क्यू एम, इसके अबाउट ये ऑसिलेट हो रहा है। So that's why this is called as LC oscillation. क्या आई क्या बात ध्यान में? ठीक है, that's why this part is called as LC oscillation. ओके सर, ये तो आपने ये एकदम स्टार्ट की कंडीशन कही है एट t इक्वल टू, दूसरा हाँ, ये t इक्वल टू जीरो की कंडीशन हो गई। दिस इज कंडीशन t इक्वल टू t बाय 4, सॉरी सॉरी कैपिटल t, छोटा, ये इंस्टेंटेनियस कंडीशन है एट t इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन है t बाय 4 की, ये कंडीशन है t बाय 2 की, ये कंडीशन रहेगी 3t बाय 4 की, और ये कंडीशन है t है t इक्वल टू कैपिटल 2 की। ये सभी वैल्यूज रिपीट हो रही है, साइकिल कंप्लीट हो रही है। सर इंस्टेंटेनियस कंडीशन क्या रहेगी? इंस्टेंटेनियस कंडीशन ऐसी रहेगी कि इसकी टोटल एनर्जी will be addition of energy stored in capacitor and energy stored in inductor. क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा है तो देखो हम फिर से हमारे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिकल सिस्टम को थोड़ा सा इक्वेट करते हैं। देखो हमारे पास क्या बन गया। बस
और ये है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में हमारे पास मास है m, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अपने पास है इंडक्टेंस कैपिटल L। ये बिल्कुल इनर्शिया जैसा काम करता है, ये चेंज को रेजिस्ट करता है। यहाँ पर हमारे साथ था फोर्स कांस्टेंट K, यहाँ पर है हमारे पास वन बाय सी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट थी x, रिंग की डिस्प्लेसमेंट हो रही थी। यहाँ पर है हमारा इक्विवेलेंट चार्ज Q, और यहाँ पर टोटल एनर्जी थी हमारी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इज हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर अगर दैट मास इज इन मोशन। तो यहाँ पर है हमारी इंस्टेंटेनियस एनर्जी हाफ q स्क्वायर अपॉन c प्लस हाफ li स्क्वायर। अब देखो ये चार्ज Q और करंट की वैल्यू मैक्सिमम वाली वैल्यू नहीं है, हाँ, ये इंटरमीडिएट कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है। एंड दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज LC ऑसिलेशन। कब होंगे ये? एक आधे सर्किट में जहां पर हम रेजिस्टेंस को निग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ एक कैपेसिटर और इंडक्टर कनेक्ट है, तो वहां पर इस प्रकार से एनर्जी कैपेसिटर टू इंडक्टर, इंडक्टर टू कैपेसिटर ऑसिलेट होती रहती है, चार्ज प्लस क्यू टू माइनस क्यू ऑसिलेट होते रहता है, और करंट प्लस आई टू माइनस आई ऑसिलेट होते रहेंगे, और ओवरऑल पावर डिसिपेटेड विल बी 0। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस रहा तो धीरे धीरे ये एनर्जी डिसिपेट होने वाली है। अब अपना बिल्कुल छोटा सा पार्ट बाकी है ऑफ विच इज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, उस पार्ट को हम 12 से 1 वाले क्लास में देखेंगे।